नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम जीत का गणित में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि कल से ही लगातार टीवी चैनल्स अपने अपने रिजल्ट एग्जिट पोल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन हम एग्जिट पोल नहीं दे रहे हैं। हम जो दे रहे हैं वो विशेषज्ञों का विशेष विश्लेषण दे रहे हैं और साथ में जो जितने प्रतिशत मतदान हुए हैं 2014, 2019 और 2014 में, 2024 में, उन सब का आंकड़ा लेकर के एक गणित बिठा करके ये काम कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसके पाले में गेंद होगी। तो मध्य प्रदेश हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया। अब इसके बाद जो है हम उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो हॉट सीटें हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में कुल अगर जो देखा जाए लोकसभा की तो 80 सीटें हैं और इनमें से जो विशेष हॉट सीटें 24 हैं, इन पे हम आज विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस विश्लेषण के माध्यम से कि कौन भारी है किस पर। तो सबसे पहली सीट कैराना। तो ये आप देख सकते हैं कि पहली सीट कैराना, मुकाबला 2024, बीजेपी से प्रदीप चौधरी, बीएसपी से श्रीपाल राणा और समाजवादी पार्टी से इकरा हसन। अब हम आएंगे प्रतिशत की ओर। दर्शकों को हम बता दें कि किस समय कितने प्रतिशत, जी ये प्रतिशत 2018 में 51.26% बीजेपी को मिले, 53.29% और सपा को मिले 42.24%। वहीं अगर जो 2019 की बात करें तो 67.45% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 50.44% यहां पर मत मिले थे, लेकिन बीजेपी यहां पर विजयी हुई थी। सपा दूसरे नंबर पर रही थी, 42.24% इसको मत मिले थे। और यही अगर जो देखा जाए तो 2024 में 62.46% यहां पर मतदान हुआ है, यानी कि इस बार जो मत प्रतिशत है 2019 के मुकाबले 2024 में कम हुआ है। बीजेपी से प्रदीप चौधरी, सपा से इकरा हसन। तो इकरा चौधरी यहां पर हैं। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद कासिम, राजनीतिक विश्लेषक, संजय यादव, राजनीतिक विश्लेषक और एल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम अपने सवालों और विश्लेषण की आशा रखते हैं अपने विश्लेषकों से कि विश्लेषक महोदय क्या विश्लेषण देते हैं। कैराना लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट है और यहां से जो है प्रदीप चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से इकरा चौधरी। तो हमारे साथ इन मेहमानों में सिर्फ मनीष अग्रवाल जी और संजय यादव जी भी हमारे साथ अभी तक जुड़ पाए हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए मनीष अग्रवाल जी से सबसे पहला सवाल हम करते हैं कि कैराना सीट पर आपका विश्लेषण क्या कहता है। जी मनीष जी, अब तक मेरी आवाज जा रही है? देखिए, कैराना की सीट हाँ देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज? जी 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 मनीष अग्रवाल जी, चलिए मनीष अग्रवाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम संजय यादव जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम इनके पास आएंगे और संजय यादव जी से विश्लेषण के लिए
आग्रह करेंगे कि कैराना सीट पर आपका आकलन क्या कहता है? कैराना सीट का आकलन तो यह है कि सीट काफ़ी कांटे की सीट है ये, क्योंकि इकरा हसन में एक जो प्रत्याशी सपा की काफ़ी मजबूत और लोकप्रिय प्रत्याशी है, और महिला प्रत्याशी होने के कारण भी उनको महिलाओं का भी काफ़ी समर्थन मिलेगा और युवाओं का भी, और चर्चित एक प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में और वेल क्वालिफाइड भी हैं। परंतु क्या बीजेपी की जो सरकार है वर्तमान में प्रदेश में, तो और लगातार 10 साल से वहाँ सरकार हैं, केंद्र में सरकार है, तो बीजेपी की स्थिति वैसे बहुत मजबूत है, परंतु सपा उसको संघर्ष को कठिन बना दी है इकरा के उतरने से। तो वैसे यहाँ पे संघर्ष बराबरी का रहेगा, विन विन ज्यादा अंतर नहीं आएगा, मार्जिन कम रहेगा, परंतु जो मेन फाइट है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में रहेगी। समाजवादी और भाजपा के बीच कैराना लोकसभा सीट की फाइट आप बता रहे हैं, लेकिन जीता किसे रहे हैं? अब जीतने के लिए तो जो यूपी का भी पूरा माहौल है, जो राममय माहौल है, जो उसका भी बहुत प्रभाव है वहाँ पे, क्योंकि मंदिर के बाद से एकदम से पूरा उत्तर प्रदेश का और खासतौर से मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर लगातार उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, बनारस से, तो एक और योगी जी का भी जो काम कार्यशैली है लोगों को काफ़ी पसंद आई है। क्राइम से थोड़ा सा जो लोगों ने कहा है कि अपराध से थोड़ा कम हुआ है, लगाम लगी है, महिलाओं की सुरक्षा थोड़ा सा लोग जैसा कहते हैं कि ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं महिलाएं, तो कई चीज़ें जो ऐसी है जो गुंडागर्दी, इससे बचने के लिए लोग कहीं ना कहीं भाजपा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सपा पिछड़ जाती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली चांस तो बीजेपी का बन रहा है। चलिए, बीजेपी का चांस बन रहा है, बीजेपी का चांस बन रहा है। हमारे साथ एक और मेहमान और विद्वान हम कहेंगे, विश्लेषक कहेंगे, सैयद कासिम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी राय, आप विद्वानों की राय ही हम सटीक आकलन तक पहुंच पाने में सक्षम हो पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस सीट पर, हर एक सीट का बारीक विश्लेषण आप करें और हमारे दर्शकों को बताएं। अब सैयद कासिम जी, हम आप ही के पास आना चाहेंगे। और सैयद कासिम जी, कैराना लोकसभा सीट की बातचीत हो रही है, इस सीट पर आपका आकलन क्या कहता है? चुनाव हो चुके हैं, अब आपका आकलन क्या कहता है? क्या गणित कहता है? कौन बाजी मार सकता है और क्यों? विश्वास जी, शुक्रिया आपका न्यूज और इस डिबेट में लेने के लिए। देखिए, कैराना सीट के बारे में कोई भी आदमी अगर उसकी आंखों पे अपनी पार्टी विशेष का चश्मा नहीं लगाए तो देख के बता देगा कि वहां चुनाव इकरा हसन के हाथ से निकल चुका है। उसके पीछे के कारण है, बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि पिछला चुनाव इकरा हसन की वालदा तबस्सुम हसन लगभग 90,000 वोट से हारी थी। सपा बसपा का गठबंधन था, जयंत चौधरी उनके साथ थे, और उसके बाद उस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब सभी सीटें, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे नगीना हो, चाहे अमरोहा हो, ये सारी सीटें जहां पर दलित मुस्लिम समीकरण था वहां पर सीटें जीत रही थी, लेकिन कैराना तब भी हार गई थी। 90,000 की हार, उसके बाद इस चुनाव में जयंत चौधरी का बसपा का साथ न होना, बहुजन समाज पार्टी का 1 लाख वोट मान लीजिए, जयंत चौधरी का 25,000 वोट मान लीजिए, तो भी ये 2.25 लाख 2,15,000 का जो गैप है वो कोई भी लहर जो है उस गैप को पूरा नहीं करने देगी। चर्चा में होना, जगहों पे पहुंच जाना, देखिए इकरा लड़े, तबस्सुम लड़े या ना ही लड़े, चुनाव सबका बराबर है। इकरा के 2%, 1%, 3% मैं मान सकता हूं कि इकरा की जो व्यक्तिगत छवि है उसमें 1-2% का उछाल आ सकता है, लेकिन ओवरऑल उस चुनाव में आप अगर देखें तो 2009 में भी इकरा की वालदा तबस्सुम जब जीती थी तो बसपा से जीती थी, तो ये आप देख लीजिए कि 14 में फिर हार गई थी, 19 में फिर वो हार गई। तो इन सब चीजों को देखने के बाद उस सीट को मैं पहले दिन से, जिस दिन से इलेक्शन हुआ है वहां का, मैं पहले दिन से उस सीट को भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में रख रहा हूँ, क्योंकि वहां का समीकरण ऐसा है। देखिए, मैं कुशवाहा जी आपसे कहूँ कि मेरा अपना एक नजरिया है कि मैं हवा और क्या कहते हैं सोशल मीडिया की हवा और उसकी चर्चा, इसको कभी आधार नहीं मानता। दूसरी चीज ये है कि मेरी आंखों पे नंबर का चश्मा जरूर चढ़ा हुआ है, लेकिन मेरी आंखों पे कभी किसी पार्टी विशेष का चश्मा नहीं होता।
ना मैं मुझे ये होता है कि जब मन में ये होता है ना, जैसी नजर होती है कुशवाहा जी वैसा नजरिया होता है। अगर मेरी नजर ये है कि हार जाए समाजवादी पार्टी तो मेरा नजरिया यही होगा, मेरी नजर ये है कि बसपा जीत जाए तो मेरा नजरिया होगा। तो नजर जो है वो 10 से 20% नजरियों को बदल देती है। मुझे लगता है कि इकरा हसन वहां चुनाव में नहीं है। कुशवाहा जी, इकरा हसन चुनाव में नहीं है। सपा के पक्ष में आपका जाता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि आपकी आवाज हम ठीक ढंग से सुन नहीं पाए। तो एज ए रिजल्ट आपका क्या है ये बताइए कासिम जी। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये चुनाव वहां पर इकरा हसन जीत नहीं रहे हैं। इकरा हसन के पक्ष में चुनाव नहीं है, उसके पीछे इकरा हसन के चुनाव में नहीं है तो किनके पक्ष में है? भारतीय जनता पार्टी, सिंपल सी बात है, जिससे चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मनीष जी 2014 भी भाजपा जीती, वहां याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी जी आप अपना विश्लेषण रखिए कैराना लोकसभा सीट। दिग्विजय जी, मेरे ऐसे पूर्व वक्ता बिल्कुल इसका सही विश्लेषण कर रहे थे। हमें बस ये देखना है कि कैराना में इस बार भाजपा की जीत का मार्जिन क्या होता है, क्योंकि पिछली बार बीएसपी और एसपी मिल के लड़ रही थी और आरएलडी भी उनके साथ थी, फिर भी वो 90,000 वोट से हारी थी। तो इस बार ये मार्जिन क्या होता है? मुझे लगता है ये 2 से 2.5 लाख की जीत का मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि कैराना की सीट पे इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। और अगर हम पूरे यूपी के परिपेक्ष में देखें तो जिसे हम RRR कहते हैं, राम, राशन और राष्ट्रवाद, ये चुनाव पे हर जगह हावी है। आप जितने भी एग्जिट पोल्स की एनालिसिस देखेंगे सब में आपको इसी वजह से भाजपा हावी दिख रही है। यूपी में भी भाजपा जो है पिछली बार के प्रदर्शन को और बेहतर करेगी। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के संग चुनाव लड़ रही है। 2014 से ये प्रोसेस चल रही है। अखिलेश यादव जी 12 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 14 हारते हैं, 17 हारते हैं, 19 हारते हैं, 22 हारते हैं। 24 का रिजल्ट हमें कल मिल जाएगा। कांग्रेस के संग भी लड़ लिया, आरएलडी के संग भी मिलकर लड़ लिया और बसपा के संग भी मिलकर लड़ लिया। तो अब इन राजनीतिक पार्टियों को ये विकल्प तलाशना होगा कि अब आगे कैसे लड़ा जाए। मैं आपको एक लाइन में एक बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश करता हूँ। आज विपक्ष में सबसे बड़ी कमी क्या है? विपक्ष में कार्यकर्ता बहुत हैं। मुझे लगता है विपक्ष में नेताओं की कमी हो रही है। उनके पास वो चेहरे नहीं है जो खड़े होकर अपनी जनता को, अपने वोटर को इकट्ठा कर सके और उसे ये समझा सके कि हम क्या करेंगे, क्या ऐसा हो रहा है, क्या आगे होना चाहिए। आज की परिस्थिति में कार्यकर्ता निराश हो रहा है। अगर आप यूपी का इस बार का चुनाव देखें तो सपा और ने कैंडिडेट बदलने का एक रिकॉर्ड सा बना दिया। एक होड़ सी बनी हुई थी कि तुम 3 बार बदलोगे, मैं 2 बार बदलूंगा, तुम 3 बार बदलोगे, मैं 4 बार बदलूंगा। नामांकन के आखिरी दिन तक ये तय नहीं था कि कैंडिडेट कौन होगा। कार्यकर्ता को एक कैंडिडेट के लिए वो प्रचार करना शुरू करता था, 2 दिन बाद उसे पता चलता था कैंडिडेट बदल गया, वो कार्यकर्ता बैठ जाते थे। तो हम सीट वाइज विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कल भी आपने बहुत अच्छा मध्य प्रदेश का विश्लेषण करा था, लेकिन जब हम सीट वाइज विश्लेषण करते हैं और जब आप देख रहे हैं कि गैप बढ़ रहा है जीत का, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे पिछली बार 90,000 का गैप था, इस बार उसमें बीएसपी का वोट भी नहीं होगा और आरएलडी का वोट भी नहीं होगा। तो जो सीटें आपके पास कम मार्जिन से थी उन पे मार्जिन बढ़ रहा है। जो बीजेपी ज्यादा मार्जिन से जीती थी उस पे कोई कहने की बात नहीं है। तो इसका मतलब धरातल पे आपका वोटर खिसक रहा है। मुझे लगता है आरएलडी में जयंत चौधरी जी ने इलेक्शन के समय एक वाइज डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी पार्टी को इस इलेक्शन में सेव कर लिया। जी, तो आपका भी रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए प्रतिशत अगर जो हम देखें, अगर जो प्रतिशत को अगर जो देखें अपने दर्शकों को बताएं तो अब उसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे 3 के 3 जो हमारे दिग्गज विद्वान विश्लेषक हैं उन्होंने बीजेपी को कैराना सीट से बीजेपी को घोषित कर दिया है विजेता, यानी कि इनका आकलन कि बीजेपी यहां से विजयी होगी। तो अब हम दूसरी लोकसभा सीट की तरफ रुख करेंगे। ये है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो यहां पर संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक
और बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति चुनाव मैदान में हैं। प्रतिशत थोड़ा सा देख लें हम। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, और अब प्रतिशत देखें कि प्रतिशत क्या है यहाँ पर। 2014 में 69.74% बीजेपी, 58.98% और आरएलडी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही 22.77%। और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी यहाँ पर 2019 में 68.20% और बीजेपी 49.34%। आरएलडी की अगर जो बात करें तो यहाँ पर 49.01%, यानी कि बढ़त यहाँ पर है, दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अब आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल का एनडीए में समावेश हो गया है। तो अब क्या कहा जाए कि सपा के हरेंद्र मलिक और बीजेपी के संजीव बालियान से मुकाबला है। ये मुकाबला कितना है, कैसे है, कौन आगे जाएगा, हम इस पर अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान है आप जानते ही हैं, उनसे परिचय कराने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अब हम आएंगे संजय यादव जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय यादव जी, मुजफ्फरनगर की सीट, डॉक्टर संजीव बालियान बीजेपी से सांसद भी हैं, अब बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, मुकाबला कांटे का, आकलन क्या कहता है? आकलन ये कहता है कि मुजफ्फरनगर जो सीट है, मुस्लिम भी काफी मतदाता हैं वहाँ पे, और पिछले बार हुआ ये था कि कांग्रेस और ये अलग अलग भी लड़े थे, तो उससे भी वोटों का बंटवारा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोट है वो एक तरफा इस बार रहेगा यूपी में, लगभग जहां तक है। जहां यदि लगेगा मजबूत कैंडिडेट है सपा का, तो वहां पे वो एक गोलबंद हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी सीटों पे हो, पर यदि उनको लगता है कि शायद हमारा प्रत्याशी निकल सकता है, तो वहां पे गोलबंद होगा, जिसका सीधा सीधा लाभ कहीं कांग्रेस को तो ज्यादा सीट है नहीं, सपा को ज्यादा मिलेगा उसका लाभ। तो मुजफ्फरनगर सीट भी संजीव बालियान के खिलाफ जो हरेंद्र मलिक भी एक मजबूत प्रत्याशी है, तो यदि ये गोलबंद सही से वोट कर लेते हैं अल्पसंख्यक का और अपना समाज का मलिक साहब, तो निश्चित रूप से लड़ाई संघर्ष जबरदस्त रहेगा। मतलब जीत हार का मामला कठिन रहेगा इस बार, क्योंकि कांग्रेस के साथ आने से थोड़ा सा कई वोट इनसे जुड़े हैं। दलित कुछ वोट होता है जो कांग्रेस साथ था, चले आता था, तो वो प्लस हो रहा है। नहीं तो आरएलडी भी तो इनके साथ आ गई है। आ गई, पर आरएलडी का जो एक क्षेत्र है वो क्षेत्र के हिसाब से ठीक है, परंतु बड़ा जो दल है, कांग्रेस एक बड़ा दल है, जो कि जैसे बीजेपी एक बड़ा दल है और इधर कांग्रेस बड़ा दल है। तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहाँ बड़ा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, जब राष्ट्रीय स्तर पे जो परिवेश है, जो कांग्रेस एक प्रमुख दल है, भाजपा कांग्रेस एक प्रमुख दल है, तो लगता है कि कहीं न कहीं मजबूत, जितना कांग्रेस मजबूत होगा राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये छोटी पार्टियों से थोड़ा सा उनको आसानी होगी। अच्छा, कहीं न कहीं लोग इसीलिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं कि बड़े दल को, मजबूत दल को पकड़ते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। जी। तो कांग्रेस का जो वोटर डिस्टर्ब हो रहा था, इस बार वो शिफ्ट होगा सपा की तरफ निश्चित। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप किसे विजेता घोषित करेंगे? टक्कर मजबूत है, परंतु मेरा तो अनुमान यह है कि संजीव बालियान मजबूत प्रत्याशी लगातार जीते हैं, तो बालियान साहब के चांसेस ज्यादा हैं। बीजेपी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो अब मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जल्दी से अपनी राय दीजिए इस सीट पर, मुजफ्फरनगर। दिवेंद्र जी, मेरा भी मत यही है, क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकदल जो है वो भाजपा के साथ है। पिछली बार वो यहाँ पे नंबर 2 था, अब नंबर 2 वो नंबर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो नतीजा भाजपा के पक्ष में होना चाहिए। इसी को इलेक्शन की सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि जहाँ पे जिन दलों को आप जोड़ सकते हैं वो आपको जरूर जोड़ना चाहिए, सारे प्रयास करने चाहिए। ये सोच के नहीं जोड़ना चाहिए कि इनके पास कितना वोट है, कितना वोट नहीं है, लेकिन जो भी वोट है वो आपके संग जुड़ेगा, एक विचारधारा जुड़ेगी और उसका आपको बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए भाजपा ने आरएलडी को अपने साथ जोड़ के एक अच्छा डिसीजन लिया है और संजय बालियान जी की ये सीट सेफ हो गई है। मुझे लगता है ये सीट भाजपा जीतेगी, यानी कि आरएलडी से उनका गठबंधन यहाँ पर जो था, वास्तव में एक तरह से कहा जा था नहीं है, ये कहेंगे, तो भाजपा को और मजबूती दी है और डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ पर जीत रहे हैं। सैयद कासिम जी, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है मुजफ्फरनगर?
देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें मेरी राय एकदम अलग है। और ये पहले दिन से यादव जी ने जो कहा, अग्रवाल साहब ने जो कहा, मुझे लगता है कि संजीव बालियान हर तरफ से लॉस में, हर तरफ से। मलिक खाप जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती रही थी, उससे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का आ गया। बालियान की अपनी खाप जो है उसमें ये आते हैं टिकैत आते हैं, टिकैत का परिवार आता है। एक मतदाता ऐसा एक बार रहा है जो चौधरी अजीत सिंह को भी उसने वोट नहीं दिया, बालियान को जिता दिया। हालांकि कम वोटों से आ रहे थे अजीत सिंह, लेकिन छोड़ गया, अजीत सिंह चुनाव हार गए थे। बसपा प्रत्याशी जो है वो भी प्रजापति है, उसने आज पिछड़े में प्रजापति, सैनी, निषाद, कश्यप इस तरह के वोटों पर बड़ी सेंधमारी की है, बहुत बड़ी सेंधमारी की। ये वोट भी भारतीय जनता पार्टी का था। तो बालियान को समाजवादी पार्टी ने अटेंड किया, बालियान को बहुजन समाज पार्टी ने अटेंड किया, बालियान को संगीत सोम ने अटेंड किया। क्षत्रिय मतदाता नाराज था, कहीं निकला नहीं, कहीं इनके खिलाफ वोट हुआ। तो कई तरफ से संजीव बालियान को चोट पहुंची है। पिछली बार लीड भी बहुत मामूली थी, कम थी, लेकिन बस ये है कि तब पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, इस बार अकेली है, कांग्रेस अलग थी। मैं कांग्रेस को अलग और साथ में उसमें मैं फर्क इसलिए नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस बहुत अच्छा वोट नहीं, वहां से ये लोग लड़ा करते थे, पुरकाजी वाला परिवार ही लड़ता रहा है। तो कांग्रेस से और उनको जितना वोट मिलता है वो ट्रेडिशनल कांग्रेसी वोट है, उसमें सिर्फ ये मान लेना कि मुसलमान है, ये जाट है, ये क्षत्रिय है, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी। मुझे लगता है कि वहाँ चुनाव सीधा नहीं है, वहाँ चुनाव त्रिकोणीय है। और वहाँ मुजफ्फरनगर में आप देखिएगा, कल तक नतीजे आने लगेंगे कि आपको प्रजापति भी मजबूत लड़ते हुए दिखाई देंगे। अंतिम चरण तक आपको लगेगा कि चुनाव जो है सीधा नहीं है, त्रिकोणात्मक है। तो इसलिए जहां त्रिकोण चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी, लोगों को लगता है कि आसानी होगी, मुझे लगता है जहां ट्रायंगुलर इलेक्शन होता है वहां भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में होती है। तो मैं वहां पर संदीप बालियान को फिलहाल वो जो एक तरीके होता है ना कि एकदम जीत गए, उस लिस्ट में मैं नहीं रख पा रहा हूँ। पहले दिन से जब से पोल हुआ है, मेरी तमाम लोगों से वहां बात हुई, अब पिछले वोट में बहुत जबरदस्त सेंध लगी है। मलिक जाट जो है सपा कैंडिडेट के साथ गया है, जो एक जाट वो वाला है, हुक्के वाला, खाट वाला, वो भारतीय जनता किसान जिसे कहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, जयंत चौधरी के जाने के बाद भी नहीं है। जयंत चौधरी के साथ वही जाट था जो भाजपा विरोधी था, इसलिए जैन के साथ था वो। तो मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर के बारे में कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कुशवाहा जी। लेकिन एक किनारे तो आना ही पड़ेगा। क्या आप बीएसपी और बीजेपी को हाफ दे रहे हैं? मुझे लगता है कि वहां कुछ भी कहना, देखिए वहां लगभग 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता है और उसने एक तरफा जो है वोट किया है सपा प्रत्याशी के पक्ष में, उसमें कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का कोई शक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 85% सीटें ऐसी हैं कि वहां यादव मतदाता नहीं है। इतना नहीं है कि एक मेयर के चुनाव को प्रभावित कर ले, लोकसभा तो बहुत दूर की बात है। तो अब वहां पर जो भी खेल है वो आपके जाट और मुसलमानों के बीच में है, और बसपा के साथ जाटों और प्रजापति और पिछड़े वर्ग का मामला है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो तीनों को आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। बहुत बहुत कांटे का मुकाबला अगर कुछ सीटों पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा तो उसमें मुजफ्फरनगर भी पाएंगे आप जी। नहीं, कांटे का मुकाबला तो है, फिर भी आप किसकी तरफ आपका आकलन ज्यादा झुक रहा है? मुझे लगता है कि वो इकलौती सीट है जहां बहुजन समाज पार्टी को एज है, इकलौती सीट है पश्चिम की। बीएसपी पर आपका झुकाव ज्यादा है कि हो सकता है कि संजीव बालियान को मात दे दे बीएसपी? एज उसी का दिखाई देता है, क्योंकि जाटो, अति पिछड़ा और इस तरह के वोटों का इकट्ठा होना, और उसके अलावा वहां बालियान के पक्ष में जो सारे नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है, क्षत्रियों की नाराजगी, कम वोटर, संगीत सोम का विरोध, उसके अलावा काफी गहन अध्ययन और गहन विश्लेषण रखा है और इसलिए बीएसपी को यहाँ से विजेता घोषित कर रहे हैं। हालांकि कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। मैं एज दे रहा हूँ, विजेता नहीं। जी 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 जी, मतलब अगर जो जीत सकती है उस पोजीशन में इसको ला करके खड़े कर रहे हैं कि बीएसपी यहाँ पर जीत सकती है क्योंकि कांटे की टक्कर है। अब हम प्रतिशत की तरफ रुख करेंगे क्योंकि दो जो हमारे विश्लेषक बीजेपी को
जीत की तरफ जाते हुए देख रहे हैं और आप बीएसपी को जीत की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो अब प्रतिशत क्या कहते हैं, जरा इसको हम टटोल लें। अगर प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर आरएलडी दूसरे नंबर पर रही है 14 में और 19 में, और अगर आरएलडी से इनका गठबंधन है बीजेपी का, तो ये देख सकते हैं कि ये प्रतिशत अगर जुड़ेंगे तो फिर तो कोई भी पार्टी, चाहे सपा हो या बीएसपी, कहीं भी किनारे नहीं बैठती है, क्योंकि ये 49.01% आरएलडी, बीजेपी 49.34% 2019 में है, 68.20% यहाँ पर मतदान हुए थे, इसमें इन्होंने इतना पाया है। तो अब आरएलडी अगर जो एनडीए में मिल गई है, बीजेपी के साथ आ गई है, तो अगर जो पूरे नहीं तो 1/4 ही सही, फिर भी जीत जो है पाले में जाती हुई संजीव बालियान की दिख रही है। इसलिए एनएच जो है, यानी कि न्यूज़ आवर जो है, वो बीजेपी के पक्ष में अपना मत करता है और बीजेपी को विजय की तरफ जाता हुआ देख रहा है। इसलिए 3 के मुकाबले, यानी 1 के मुकाबले 3 वोटों से यहाँ पर बीजेपी बढ़त पर दिख रही है। तो यहाँ से बीजेपी पुनः मुजफ्फरनगर सीट पर हम इसे दिखा रहे हैं। अब हम अगली सीट पर आएंगे। पीलीभीत की सीट है। पीलीभीत की सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है और सबकी नज़र इस पर है। हम इस पर ये जो मुकाबला है, जितिन प्रसाद कांग्रेस से पहुंचे और बीजेपी से इनको टिकट मिली, अनीस अहमद खां यहाँ बीएसपी से हैं और सपा से हैं भगवत सरन। आप ये 3 जो सूल देख रहे हैं और इन पर टंगे हुए जो तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रत्याशियों के हैं। जितिन प्रसाद बीएसपी से अनीस अहमद खां और समाजवादी पार्टी से भगवत सरन जी। तो ये जो 3 हमारे प्रत्याशी हैं, इनमें क्या कैलकुलेशन कहता है, हम अपने मेहमानों के पास इससे पहले आए, हम प्रतिशत दिखाना चाहेंगे कि प्रतिशत क्या रहा है 2014, 19 और 24 का। तो 14 में 62.86% मतदान हुआ था, 67.41% 2019 में मतदान हुआ था, 2024 में 63.11% मतदान हुआ था। यानी कि 2019 से 2024 में जो मतदान का प्रतिशत है वो घटा है, लेकिन 2014 से बढ़ा है। यहाँ पर अब जो नीचे की जो प्रतिशत है, अभी देखने की कुछ खास जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सपा दूसरे नंबर पर है और 50% से ऊपर जो है बीजेपी यहाँ पर पाई है। जितिन प्रसाद यहाँ पर बीजेपी से हैं, सपा से हैं भगवंत सारण गंगवार। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे पीलीभीत सीट से। पीलीभीत सीट एक तरह से गांधी परिवार से वरुण गांधी, मेनका गांधी, यहाँ से उनकी सीट हुआ करती थी और अब जो है जितिन प्रसाद आए हैं, कांग्रेस से आए हैं और बीजेपी ने उन्हें यहाँ से टिकट, पीलीभीत से टिकट दिया है और लड़ाया है। तो सबसे पहले हम अब इस बार पुनः स्टूडियो में हमारे साथ संजय यादव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका विश्लेषण क्या कहता है? जितिन प्रसाद बीजेपी में और चुनाव लड़ रहे हैं पीलीभीत से, गणित क्या है? देखिए, पीलीभीत सीट शुरू से मेनका गांधी से जुड़ी हुई है। वरुण गांधी जी वहाँ से लगातार रहे हैं और इस समय वर्तमान में वरुण गांधी का जो मोह भंग है भाजपा से, वो नाराजगी का भी एक कारण रहेगा चुनाव में वोट स्विंग होने का। तो संघर्ष, मतलब इस बार जो चुनाव थोड़ा टफ हो जाएगा भी, क्योंकि जितिन प्रसाद जी भी कांग्रेस छोड़ के ही भाजपा ज्वाइन करी उन्होंने। ठीक है, मिनिस्टर हैं अभी वहाँ पे, सब कुछ है, परंतु जितिन प्रसाद, यदि वरुण गांधी का जो लॉबी है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, यदि वो शांत बैठ गए या वोट उन्होंने शिफ्ट किया सपा, क्योंकि सपा मजबूत है इस समय यूपी में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शिफ्ट हो सकता सपा की तरफ। तो उसमें फिर बीजेपी की सीट फंसती नजर आएगी इस बार। हो सकता है पहली बार ये सीट इनके हाथ से निकले। यानी कि बीजेपी की सीट अगर जो फंस रही है तो आगे कौन जा रहा है? आगे निश्चित रूप से समाजवादी उसको कवर करेगी, समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन है। तो आप एसपी को यहाँ पर आगे दिखा रहे हैं कि ये
बढ़त बनाए हुए है और हो सकती है कि ये सीट निकल जाए, क्योंकि पुराने जो प्रत्याशी हैं वरुण जी लड़ नहीं रहे और जितेंद्र प्रसाद जी अभी पहली बार एक तरीके से हो जाएगा जी जी, तो लोकसभा में इतना आसान नहीं रहेगा बीजेपी को। लोगों की नाराजगी भी रहती है, वरुण जी का भी कोई अपना प्रभाव है क्षेत्र में लंबे समय से, तो निश्चित रूप से एक कड़ा संघर्ष हो गया है। लेकिन कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, तो कुछ कांग्रेसी भी उनके साथ होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। होता है परंतु क्या है कि जो वरुण गांधी जो इनका परिवार कांग्रेस गांधी परिवार है, तो कांग्रेस तो पहले वहां जुड़ा है जी, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा विपक्ष को, इससे जो नूरा कुश्ती थी वरुण गांधी वाली, उसका फायदा इनको मिलेगा सपा को। चलिए सैयद कासिम जी, आपका गणित क्या कहता है? मैं यादव जी के साथ जाऊंगी। वहां समाजवादी पार्टी को एज है, क्योंकि भगवत सिंह गंगवार को मेरे पास जो खबर है कुर्मी लामबंद होके गया है, तरफा गया है। अनीस खां फूल बाबू बसपा के उम्मीदवार जरूर थे और कोई पहली बार नहीं लड़े। फूल बाबू मेनका गांधी के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, वरुण गांधी के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, लड़ते रहे। ऐसे उनको मिल जाता था 90,000 95,000 वोट वो पाते रहे हैं वहां पर, 1 लाख के करीब भी मिला। लेकिन इस चुनाव में उनको मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं मिला। पहले 10-5 हजार मिलता था, इस बार वो भी नहीं मिला। तो ऐसे में पूरा मुस्लिम वोट सेंट्रलाइज होकर रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, कुर्मी गंगवार के साथ रहा है। वरुण गांधी की नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां मुश्किल खड़ी करती है, और वो सीट ऐसी है जहां मेनका गांधी निर्दल भी जीती हैं, जनता दल से भी जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार जीत रही हैं, वरुण गांधी से बदले तो वो जीत गए। वो सीट बेसिकली मेनका गांधी की सीट है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इस तरह की जितनी सीटें हैं जो किसी की सीट थी उससे वहां हटाया है, क्योंकि वो भाजपा नहीं चाहती है कि किसी की सीट हमारे साथ रहे, और वो हमारे इसलिए सुल्तानपुर भेज दिया, वरुण का टिकट भी काटा कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की बनाई जाए। मुझे लगता है दांव उल्टा पड़ गया, पीलीभीत समाजवादी पार्टी को मैं एक देख रहा हूँ, कुशवाहा की। चलिए, समाजवादी पार्टी को आप विजेता देख रहे हैं, विजेता के तौर पर देख रहे हैं। तो अब रुख करेंगे हम मनीष अग्रवाल जी। जी देवेंद्र जी, आपका आकलन क्या कहता है पीलीभीत पर? दो हमारे जो विश्लेषक हैं वो तो सपा को यहां पर आगे बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि सीट सपा जीते, साइकिल की सवारी यहां के लोग करें। आप क्या कहते हैं? देवेंद्र जी, मुझे लगता है वरुण गांधी का टिकट वहां से बदलना भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, जितिन जी को वहां से चुनाव लड़वाना। लेकिन क्योंकि भाजपा की चल रही है और योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में शासन भी है, तो मुझे इतना नहीं लगता कि भाजपा वो सीट हार जाएगी, लेकिन मुझे लगता है मार्जिन काफी कम होगा। वरुण गांधी जी की नाराजगी जो है भाजपा को वहां पे सहनी पड़ेगी, वोटों के अंतर 10% में कमी आ सकती है, लेकिन सीट मुझे लगता है भाजपा ही जीतेगी। जी, सीट आपके अनुसार भाजपा ही जीतेगी, लेकिन वोटों का मार्जिन कम हो सकता है। वरुण गांधी को टिकट न देने से नाराजगी भी है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहां से आपको जीतती हुई दिख रही है। अब हम प्रतिशत की तरफ रुख करेंगे कि यहां का वोट प्रतिशत कितना है। वोट प्रतिशत कितना है जी, ये वोट प्रतिशत आप हमें बताइए, वोट प्रतिशत कितना है? तो वोट प्रतिशत, ये जो वोट प्रतिशत है 52.06% बीजेपी और सपा को 22.83% 2014 में मिले थे। 2019 में अगर जो देखा जाए तो 59.36% और सपा जो है 37.83%। यहीं 2024 में अगर जो देखा जाए तो 63.11% यहां पर मतदान हुआ है। और अब अगर जो देखा जाए तो यहां सपा और कांग्रेस का गठजोड़ है। यह गठजोड़ कितना गुल खिलाएगा, और साथ ही वरुण गांधी को टिकट न मिलने से युवाओं में और वरुण गांधी के समर्थकों में नाराजगी है, यह प्रतिशत को कितना कम कर सकती है, यह देखने वाली बात होगी। तो हमारी तरफ से, यानी कि एनएच की तरफ से, न्यूज आवर की तरफ से अगर हम आकलन दें और गणित दें, अगर जो दें तो ये हाफ ही हम दे सकते हैं। यानी कि सपा, दो लोगों ने
सपा और एक हमारे विश्लेषक ने बीजेपी और हम आधा। फिर भी यहां से समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिख रही है पीलीभीत। तो यहां पर सपा जो है जीतती हुई दिख रही है पीलीभीत से, यह हमारा आकलन है। सपा जीतती हुई दिख रही है। अब हम अगले लोकसभा सीट की तरफ रुख करेंगे। वो बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट है सहारनपुर। सहारनपुर लोकसभा सीट, यहां पर मुकाबला राघव लखनपाल और सपा से इमरान मसूद। राघव लखनपाल और इमरान मसूद के बीच यहां पर टक्कर देखी जा रही है। दो लोगों के बीच यहां पर हम मुकाबला दिखा रहे हैं। और अब प्रतिशत भी देख लें थोड़ा सा कि कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, इस पर भी नजर डाल लें। तो लोकसभा सीट सहारनपुर 2014 में 74.26%, 2019 में 70.87% और 2064 में 66.14%, यानी घटते हुए क्रम में लगातार इस लोकसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत घटा है। और घटा है तो बीजेपी यहां पर 2014 में 39.59%, सपा 34 यानी कुछ ही कम थी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी 2019 में 41.74% और यहां बसपा आगे बढ़ी है 39.92% पर, यानी कि सपा और बसपा दूसरे 2019 में बसपा दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन अब जो देखा जाए, अगर बसपा से अगर जो इसकी तुलना के माजिद अली बसपा से हैं और बीजेपी से राघव लखनपाल, तो अब अगर जो देखा जाए कि इसमें बसपा और बीजेपी में अगर जो हम यहां पर लड़ाई देखें तो क्या पाते हैं हमारे विश्लेषक। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे साथ एल द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक और हमारे मेहमान एल द्विवेदी जी, विद्वान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो अब चूंकि आप आ चुके हैं तो हम अपने इस कार्यक्रम के बारे में हम बताएं कि आपके विश्लेषण के आधार पर हम सीटों का आकलन कर रहे हैं। आप जैसे जैसे विद्वान अपने अपने विश्लेषण दे रहे हैं कि कौन आगे हो सकता है, किसकी जीत हो सकती है, अनुमान दे रहे हैं, उसी आधार पर हम जो है सीटों का गणित लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एल द्विवेदी जी, आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अब हम पुनः सहारनपुर सीट की तरफ रुख करेंगे, अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे मेहमान जो कि मनीष अग्रवाल जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे इस सीट का आकलन क्या कहता है। इसमें मुझे लगता है, देखिए, इमरान मसूद जी को एक एज है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी पोजीशन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण होता है और वो वोटों का ध्रुवीकरण उनके फेवर में लग रहा है। तो मुझे लगता है इमरान मसूद जी इस सीट पे मुझे ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं इस चुनाव जी। इमरान मसूद यानी कि सपा यहाँ पर पावरफुल लग रही है। मनीष जी का आकलन यही है कि इमरान मसूद यहाँ पर ज्यादा पावरफुल हैं, यानी कि सपा ये सीट निकाल लेगी। कारण क्या है इनके पावरफुल होने का? देखिए, एक विशेष जाति के वोटों का ध्रुवीकरण होता है। आप जानते हैं कि यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो जातिगत पे आधारित है। अभी सरकार उस पशुपेश से निकल नहीं पाई है। जो वोटर है वो कंसंट्रेट होकर वोटिंग करता है, इसीलिए बार बार यूपी में नए नए समीकरण के समझौते बनाए जा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस और सपा ने अलाइनमेंट जो करा था वो यही सोच के करा था कि एक विशेष जाति के वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, और यही डर है रीजनल पार्टीज को कांग्रेस से पूरे इंडिया में। आप देखिए, जो भी रीजनल पार्टीज हैं वो मुस्लिम समुदाय के वोट को केटर करती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस के संग वहां पे सीट शेयरिंग नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकसभा के चुनावों में जब हम इनके संग सीट शेयरिंग करेंगे तो हमारा मतदाता इनकी तरफ खिसकता है जहां पे इन्हें टिकट दिया जाता है, और जब हम विधानसभा चुनाव में इनसे अलग होकर लड़ते हैं
तो मतदाता फिर वापस हमसे आके जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। कांग्रेस को भी मुझे लगता है इसका लाभ मिलेगा, दिल्ली में इसका बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। अगले साल के चुनाव में कांग्रेस जो है मुझे लगता है एक अच्छी फाइट देगी दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें उनको दी हैं, 4 सीटों से वो लड़ रही है। तो ये राजनीतिक गठबंधन जो है ये उन चीजों पे कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में हावी रहते हैं। हाँ, ये भारत की ओवरऑल राजनीति में अब उतना हावी नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कंसंट्रेशन है, जैसे आप देखिए अभी हम आजमगढ़ करेंगे, इसके बाद आप मैनपुरी का जिक्र करेंगे, ये यूपी की हॉट सीट्स है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन वोटों का हमें देखने को मिलता रहता है समय से। लेकिन आप जातियों की अगर जो बात कर रहे हैं तो इमरान मसूद भी अल्पसंख्यक हैं और माजिद अली जो बीएसपी से हैं वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। तो क्या यहाँ पर ये इस वर्ग का वोट जो है ये बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है? बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन इमरान मसूद जी जो एक पावरफुल नेता है, उनकी पोजीशन बनी हुई है, वो राजनीति में स्ट्रॉन्ग देखते बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा वोट नहीं बढ़ता, वोट तो और कास्ट का भी बढ़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमरान मसूद जी की तरफ कुछ ज्यादा क्षण दिख रहा है मुझे वोट का। जी ठीक है। सैयद कासिम जी, आपका आकलन क्या कहता है सहारनपुर की सीट पर? देखिए कुशवाहा जी, मैं इमरान को 2024 के इलेक्शन से बेहतर चुनाव लड़ता हुआ अब नहीं देख रहा हूँ। 2014 में इमरान मसूद राहुल अग्रवाल का इलेक्शन था, इमरान मसूद बहुत शानदार चुनाव लड़े थे। इनके भाई जो अब इनके समधी भी हैं, चचेरे भाई हैं, नौमान मसूद, वो लड़े थे समाजवादी पार्टी से, इनको लगभग 50,000 और 46-47,000 वोट मिला था। इमरान मसूद वो चुनाव बहुत करीबी मुकाबले में हार गए थे। अब 2024 में जैसा आपने जो कहा कि माजिद सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, माजिद मुसलमान के साथ गाढ़ा बिरादरी से भी आते हैं। गाढ़ा वहां की ताकतवर बिरादरी है सहारनपुर, और मेरे पास जो खबर है जुमे के पहले गाढ़ा बिरादरी ने मतलब बहुत मजबूती के साथ माजिद को वोट किया। वहां का समीकरण फिर वही वाली बात आएगी कि या तो वोट वहां नहीं है, तो मुस्लिम के साथ सपोर्टिंग वोट कौन सा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सपोर्टिंग वोट वहां पर न होने की वजह से इमरान मसूद अभी भी वहीं पे खड़े हैं जैसे वो पहले थे। तो वो इमरान मसूद के पक्ष में ये चुनाव मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ कुशवाहा जी। तो क्या माजिद अली के पक्ष में आप देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी के पक्ष में देख रहे हैं। जी, आप बीजेपी के पक्ष में देख रहे हैं। जी, बीजेपी के पक्ष में कासिम जी ये चुनाव देख रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी यहां से विजयी हो। संजय यादव जी, सहारनपुर में इमरान मसूद साहब जैसे बड़ी प्रत्याशी हैं और दमखम वाले नेता भी हैं, और माजिद भाई भी लड़ रहे हैं बसपा से, ठीक है, परंतु वर्तमान जो स्थिति बसपा की पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जान रहे हैं, क्या उनका चाल चरित चेहरा उनके मतदाता भी समझ चुके हैं दलित कि करते कुछ है, कहते कुछ है, होता कुछ है, तो लोग उससे मोह भंग हो चुका है। बसपा की उपस्थिति नगण्य सी रहेगी इस बार उत्तर प्रदेश में, और उसका सीधा सीधा लाभ सपा को मिलेगा। लखनपाल जी एक अच्छे प्रत्याशी हैं भाजपा के लिए, पर अब यह है कि वहां पे जैसे समीकरण है 56% हिंदू वोट है, 41% कई मुस्लिम वोट है, और ये जो संख्यक वोट 41% ये बड़ा मुद्दा रखेगा। ये जिधर एक तरफा पड़ जाएगा, एक तरफा तो खैर नहीं पड़ता वोट, पर ये मैक्सिमम वोट जिधर शिफ्ट हो जाएगा तो बीजेपी की तरफ तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। कई बार जब कैंडिडेट भी जोरदार है, इमरान मसूद भी कैंडिडेट भी अच्छे, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ये आदमी जीत सकता है और हमारा कुछ रखवाला ही कर सकता है, तो उसकी तरफ मुड़ता है। और बसपा की उपस्थिति नहीं है तो उनको लग रहा है कि इनके सपा मजबूती से उभर रही है इस बार उत्तर प्रदेश में। नहीं, बसपा है, बसपा तो माजिद अली है, माजिद अली है बेशक, पर जो उपस्थिति होगी इस बार लोकसभा में सिंगल मतलब बीजेपी बस सेकंड नंबर की पार्टी समाजवादी रहेगी। तो लोगों लगता है कि जब मजबूत दल जहां है वहां हम रहे, अब एक सांसद लेके कहां किसके पीछे घूमेगा, तो वही सोचते जहां दम वहीं हम। अब दलित हो या अल्पसंख्यक हो उनका भी यही है, और आम वोटर भी देखता है कि जो जीत रहा उसके साथ हो जाओ, क्या दिक्कत है, किसी पार्टी को खाने को मिलता नहीं है। तो कासिम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कासिम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विश्वास जी, मैं एक बात ये कह रहा था, ये आज कह ही आएगी तो इसका असर भी बड़ा अच्छा रहेगा। कल एग्जिट पोल के बाद कल नतीजे आएंगे।
मैं पिछले 1991 से बहुजन समाज पार्टी को देख रहा हूँ। मैंने 85 से पत्रकारिता शुरू की वीर अर्जुन प्रताप से दिल्ली से, और 91 से बीएसपी मेरी बीट रही। बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को मैंने ये देखा है कि जिसका दम उसके हम नहीं होता। मैंने उसको देखा है कि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जीत कौन रहा है हार कौन रहा है। मैंने देखा है बसपा के मतदाता, मैंने ऐसी जगह पे ऐसी सीटों पे भी देखा है जहां खाली निशान पड़ा हुआ है, प्रत्याशी बैठ गया है, तब भी 55-60 हजार वोट लेके चला गया। प्रत्याशी बैठ गया चुनाव में, दूसरे को समर्थन कर दिया उसने, और उसके बाद भी वोट लेके चला गया उस विधानसभा में। ऐसा भी मैंने देखा। तो ये जहां दम वहां हम वाली चीज ही समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए इस चुनाव में भारी पड़ गई है। उसे लगता है कि हमको दलित वोट मिल गया। इमरान से भी मेरी अच्छी दोस्ती है, इमरान से मेरी बात हुई, मैंने पूछा कैसे जीत रहे हो, कहने दलित और ठाकुर मुझे मिल गया इसलिए जीत रहा हूँ। तो बस आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान दलित और ठाकुर पाने की वजह से जीत रहे हैं। तो इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि इमरान हार चुके हैं। कुशवाहा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कासिम भाई कि आप ठीक है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लोकल भी हैं, परंतु क्या है, बसपा की उपस्थिति और बसपा की राजनीति आपको सब समझ में आ जाएगी इस चुनाव में कहाँ किस हाशिए पे जा रही है। उनकी आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, उनका वोट शिफ्ट हो चुका है। अभी लास्ट चुनाव में यूपी में रहा हूँ पूरा लगातार, पूरी विधानसभा में बसपा का पूरा वोट शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। तो आप ये ऐसे कह सकते हुआ ना, तो हुआ ना, बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ, तो शिफ्ट होता है ना, आपका नहीं पड़ता या भूल जाइए, वो टाइम गया काशीराम जी का टाइम। ये मायावती है दुकान है, ये दुकान जिसकी अच्छी लगती वहां जाता है, ग्राहक बोलता है जब ऊपर बिक रहे तो हम भी बिको। तो ये चीज खत्म हो चुकी है। आप लोग कल भी बैठेंगे, कल 1 बजे हम लोग यहीं बैठेंगे। तो ये जरूरी है कि सीट समाजवादी के फेवर में है। पर लखनपाल जी अच्छे प्रत्याशी हैं भाजपा के लिए, हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए। जी, चमत्कार होगा तो लखनपाल जी जीतेंगे। हाँ, ऐसा कुछ या मसूद जी जीतेंगे? चमत्कार की नहीं, चमत्कार तो जब ये लखनपाल जी जीतेंगे तब होगा। मसूद जी की तो वैसे बनता है हक, नहीं तो मसूद जी जीतना चाहिए। किसके पक्ष में है? मसूद जी की चांस है जी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप जा रहे हैं। एल द्विवेदी जी, सहारनपुर सीट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की, तो आप भी अपना आकलन रख ही दीजिए, क्योंकि हमारे 3 विश्लेषक महोदयों ने तो अपना अपना विचार रखा। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने यादव जी की एक बात सुनी जो मुझे काफी अच्छी लगी कि जिसकी दुकान अच्छी होती है आदमी उसकी तरफ से ही जाकर के अपना सामान खरीदता है। अब इसमें किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल को भी मैं केंद्रित नहीं कर रहा हूँ, ना ही उस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है तो ज्यादा से ज्यादा वोट शेयरिंग परसेंटेज और वोट शेयरिंग जो आकलन है वो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर सीट पर वोट शेयरिंग क्या रहा सहारनपुर में, अगर आपके पास कुछ आंकड़े हैं तो आप मुझे अगर बताएंगे तो मैं ज्यादा उसका अच्छा आकलन कर पाऊंगा, क्योंकि 2024 के क्या आंकड़े थे और इसके पूर्व में क्या आंकड़े थे सहारनपुर में, अगर वह आंकड़े निकल कर सामने आए तो इससे पता चल जाएगा कि पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट शिफ्टिंग होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर इस सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है और कन्वर्जन ऑफ रेशियो अगर जिसको हम बोलते हैं वो नहीं हुआ है ज्यादा। एक चीज हम आंकड़े दिखा दें आपको, अगर जो पोलिंग की आंकड़े हम आपको एक बार दिखा दें, हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे एक बार और अपने विश्लेषक महोदय को, कि यहाँ पर जो 2014 में 2014 में 74.27% यहाँ पर मतदान हुए थे। बीजेपी को मिले थे 39.59%, सपा को मिले थे 34.14%। वहीं 2019 में घटा है मतदान प्रतिशत करीब 4%, तो 70.87% यहाँ पर मतदान हुए थे। बीजेपी जो है यहाँ पर 41.74% यहाँ पर वोट पाई थी। बसपा 39.92% यहाँ पर बसपा दूसरे नंबर पर आई थी। और इस बार भी मतदान प्रतिशत 70 से भी कम हुए, 4% लगातार रेशियो में घट रहे हैं। ये है यहाँ का पोल, यहाँ का जो मतदान हुआ है, ये है आंकड़े। जी, अब बताइए सर। देखिए, तो निश्चित तौर पर जो आपने बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स के माध्यम से जो हमारे दर्शकों को आपने दिखाया, देखिए 14 में 74% था और कहीं ना कहीं वोट शेयरिंग जो है परसेंटेज इस वाले जो 2024 है यहाँ पर आंकड़ा गिरा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ हो यहाँ पर, लेकिन ये तो आने वाले 4 जून को ही डिसाइड होगा। अगर पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ है, ध्रुवीकरण अगर हुआ है वोट का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट होगा उसमें
तो वो तो फिक्स्ड वोट होता है, लेकिन अन्य जो दल के वोट होते हैं, बसपा या सपा, उनके या कांग्रेस, उनके वोटों में कहीं ना कहीं सेंध लगी हुई नजर आ रही है। उनका वोट ऑफ परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हुआ है। ये वोट ऑफ परसेंटेज जो कम हुआ है, ये किस ओर गया है, इसको देखना एक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उस विकास कार्य को देख करके अगर जनता ने उस विकास कार्य को देख करके वोटिंग की होगी, तो निश्चित तौर पर ये वोट शेयर परसेंटेज जो कम हुआ है वो पोलराइजेशन हो गया होगा, और दूसरी ओर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर गेन या प्लस पॉइंट मिलते हुए नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पर प्लस, कासिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मैं ये सिर्फ मैं कह रहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हमारे बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर पोलराइजेशन एक तरफ होता है तो उसका रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। तो अगर समझ लो आप मुस्लिम वोटों को लेके एक रुझान अगर आप कहते हैं कि इमरान मुस्लिम तरफ बना, तो फिर बस आप ये समझ लीजिए कि उसका रिवर्स पोलराइजेशन जो होता है वो भारी पड़ता है, जो मेयर के इलेक्शन में है, इमरान मसूद के चुनाव में हम पूरी तरह से देख चुके हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अभी जो हमारे साथ जो विद्वान हैं, ये दो विश्लेषक महोदय ने सपा को यहाँ पर आगे किया है कि वो सपा आगे बढ़त पर है, और बीजेपी, दो विद्वानों ने बीजेपी को बढ़त दिखाई है। स्थितियाँ क्या हैं अब हम परसेंटेज के हिसाब से अब देखें, क्योंकि ये तो पेंडिंग हो गया। 2-2 का बराबर आंकड़ा यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हम प्रतिशत दिखाएंगे और इससे आकलन करना चाहेंगे कि इससे कुछ सहयोग मिले। ये जो स्थितियाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बसपा आगे आई है, बसपा आगे आई है 2019 में, सपा 34%, यानी कि ये तीसरे नंबर पर 2019 में गई है। और दूसरी चीज ये देखी जा रही है कि 2024 में भी 4% की कमी आई है। 2019 में भी 2014 के मुकाबले जो वोट पोल हुए हैं उसमें कमी आई है। इसलिए अगर जो देखा जाए इस लिहाज से, तो अगर बसपा बढ़त पर होगी तो बीजेपी को मात दे सकती है। लेकिन जैसा कि इमरान मसूद पर ज्यादा भरोसा हमारे विश्लेषक जता रहे हैं, तो इन्हीं के आधार पर अगर जो हम बात करें, तो अगर टक्कर में आई होगी तो बीजेपी के आसपास जरूर पहुंचेगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है। और ये गठबंधन जो है, और यहां पर देखिए 4% यहां पर भी गिरा हुआ दिख रहा है। तो अब हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर जो प्रतिशत गिर रहा है और बीजेपी बढ़ रही है, सपा कम हो रही है और कांग्रेस के साथ मिलकर के आई, तो भी अगर जो बीजेपी बढ़ रही है और सपा अगर जो ज्यादा हुई तो कितना हुई होगी, ये महत्वपूर्ण है। अब ये कितना हुई होगी, अगर जो 20%, 10%, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये विश्लेषण में नहीं देखा जा सकता। कितनी बढ़त पर हो सकती है, जल्दी जल्दी हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान हैं जल्दी जल्दी से बताएं कि कितनी बढ़त कांग्रेस और सपा का जो गठजोड़ हुआ है वो कितने बढ़त की तरफ इशारा कर सकता है। जल्दी से मनीष जी, फाइनल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सपा का गठबंधन, जैसे सारे पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, बीएसपी के वोट की क्या टैक्टिकल से वोट रिजल्ट को आधारित करेगा जी। सपा और कांग्रेस तो मिलकर लड़ रही थी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बीएसपी की वोटिंग जिसकी तरफ शिफ्ट हुई होगी, दलित वोटर वही इसमें जीतेगा जी। तो यानी कि बीएसपी इस पर मायने रख रही है, बहुत महत्वपूर्ण। और तो कुल मिलाकर के अगर जो देख सकते हैं कि इस सीट पर संजय जी आपका क्या रुख है कि कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है? क्या बसपा का वोट शिफ्ट हो गया होगा? बसपा वैसे तो अभी सांसद उन्हीं का, बसपा के ही सांसद है वहां से, तो वोट तो है उनका। अब ये कि वर्तमान जो बसपा की स्थिति गिरी है लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से, तो लोगों का थोड़ा सा वोट ऑफ परसेंट कम हुआ है बसपा का, लोगों का मोह भंग हुआ वहां से। तो उस स्थिति में लोग कहीं ना कहीं बसपा छोड़ के सपा ज्यादा पसंद करते हैं जुड़ना। चलिए, तो सपा की ओर वोट आ सकता है। किधर शिफ्ट हुआ होगा जल्दी से बताइए। सपा की ओर, सपा की ओर शिफ्ट, यानी बसपा का वोट सपा की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। दलित वोट जो कह रहे हैं, दलित और कुछ मुस्लिम वोट भी जो होगा, जो शिफ्ट होगा इधर आएगा। तो अब हम एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आएंगे और आपकी क्या राय है, किधर शिफ्ट हुआ होगा?
बसपा का? देखिए, कहीं ना कहीं दलित का जो वोट है वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन दलित जो है वो हमेशा बसपा को ही वोट करता है, मैक्सिमम मैंने देखा है जी। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ वोट अगर सपा की ओर बता रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इसमें असमंजस लगता है, क्योंकि उनका जो बसपा है उसका एक फिक्स्ड वोट होता है, वो वोट कहीं भी कंसोलिडेट नहीं होता है। मैं बताता हूँ, हाँ होता है अगर सिर्फ, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने कुछ जो जन कल्याणकारी योजनाएं कुछ जो केंद्र के द्वारा, राज्यों के द्वारा जो दलितों के लिए चलाई हैं, उसको लेकर के कुछ दलित जो वर्ग है वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है और उस प्रकार से वह शिफ्ट भी हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा, अगर हम मध्य प्रदेश में बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा हुआ था और संत रविदास मंदिर जो सागर में विश्व में एक बड़ा मंदिर जो बन रहा है, जो एक बड़ा वहां पर स्थायी किया गया, उसमें लाखों की संख्या में वहां पर वह वोटर और वह आदिवासी वर्ग, वह दलित वर्ग वहां पर आया था और उनको ऐसा मानना, उनसे जब बात की गई वहां के मीडिया के लोगों ने, स्थानीय मीडिया के लोगों ने, तो उन्होंने इस सरकार को जनहितैषी सरकार बोला। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने हमारे जो आराध्य हैं उनका मंदिर नहीं बनवाया और ये जो एक ऐसी सरकार है जो यहाँ पर मंदिर बनवा रही है सागर में। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से भी वह एक आवाज पूरे देश में गई और वहां पर भी लोगों ने नहीं देखा कि इतने वर्षों तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कोई भी नीति और किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं वहां पर लागू नहीं करी। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा शिफ्टिंग का क्या सवाल है? शिफ्टिंग का क्या है सर? शिफ्टिंग का क्या है? नहीं हो रहा है? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है, मुझे ऐसा आकलन लग रहा है कि वोट जो है वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्टिंग हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी कि फिर आकर के पेंच फंस गया। लेकिन चूंकि सत्ता में बीजेपी है, इसलिए हो सकता है कि झुकाव उसकी तरफ हो, इसलिए पेंडिंग हम इस सीट को नहीं रख पा रहे हैं। और यहां पर एनएच जो न्यूज़ार है बीजेपी की तरफ झुकाव करता है और यहां पर 2 के मुकाबले 3 वोट बीजेपी को मिले और बीजेपी यहां से विजयी होती दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप सभी विश्लेषक, सभी मेहमानों से निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहिए और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये विश्लेषण जारी रहेगा, सीटों की चर्चा जारी रहेगी, इसका गणित और गुणा भाग हम लोग लगातार करते रहेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।